तो आज हमारा जो है डायमेंशन एनालिसिस एक चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये हमारा लास्ट चैप्टर रहने वाला है। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक पार्ट और होता है जिसको हम कहते हैं ओपन चैनल फ्लो। आप लोगों ने सुना ही होगा, OCF है नाम शॉर्ट फॉर्म में। ये होता है ओपन चैनल फ्लो। तो ये जो ओपन चैनल फ्लो है, हम इसको एक अलग सब्जेक्ट की तरह से करेंगे, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे इसीलिए। चलो, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं डायमेंशन एनालिसिस क्या है। डायमेंशन एनालिसिस ये एक ऐसा चैप्टर है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी ने फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं भी पढ़ा है अभी तक, तो वो इस चैप्टर को कर सकता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। तो अब डायमेंशन एनालिसिस क्या है, देखो, ए डायमेंशन इज अ मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये बेसिक है हमारा भी कि डायमेंशन एनालिसिस क्या है। एक डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज अ मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होता है, एक मेजर होता है एक फिजिकल क्वांटिटी का विदाउट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से किसकी बात कर रहा है, ये जो आप अभी तक यूनिट्स का यूज करते हुए आ रहे हैं ना, वो कह रहा है ये डायमेंशन, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, अ डायमेंशन इज अ मेजर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू while a unit is a way to assign a number to that dimension। और ये यूनिट क्या होता है, जो आप यूनिट्स पढ़ते हैं, यूनिट एक तरीका होता है कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर जो होता है वो उस डायमेंशन को दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, अब आगे देखो, डायमेंशन एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल टेक्निक टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ये डायमेंशन एनालिसिस क्या है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ फिजिकल डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, उनके सिंबल्स और उनकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखो, मतलब एसआई यूनिट्स क्या मतलब, मेरा कहने का ये है कि किस एसआई यूनिट के लिए एक तरीके से क्या हमारा फिजिकल डायमेंशन रहने वाला है वो। तो सिंबल हमारे पास में सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं एम लिखा है। अब ये एम किसके लिए होता है, एम फॉर मास इसका मतलब है, ठीक है। तो एम फॉर क्या मतलब है, मास। तो पहला फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या है, मास, ठीक। उसका मास क्या है, एक तरीके से वजन है ना, तो उसका यूनिट हो गया यहाँ पे किलोग्राम। ऐसे ही यहाँ पे एक होता है लेंथ, लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, और उसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। ये ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे यूनिट्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सेंटीमीटर, mm, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्राइमरी डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ भी यूनिट लेकर के आ जाओ, कुछ भी यूनिट लेके आओ, जैसे कि यहाँ पे मीटर है, सेंटीमीटर ले आओ, या mm ले आओ, या फिर इंचेस ले आओ, फीट्स ले आओ, कुछ भी लेकर के आ जाओ, आपकी यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो प्राइमरी डायमेंशन है, जो कि लेंथ आपका है, वो चेंज नहीं होगा। और ऐसे उसका जो सिंबल है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे टाइम में भी, टाइम है हमारे पास डिनोट किया था टी से, सेकंड से रिप्रेजेंट किया था, एसआई में सेकंड से होता है। किसी और यूनिट में सपोज आप मिनट से कर रहे हो, आर से कर रहे हो, तो भी आपका प्राइमरी डायमेंशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखो, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट किया जाता है, एम्पेयर उसकी यूनिट होती है, ठीक। यहाँ पे एक है टेम्परेचर रह गया था, टेम्परेचर को हम थीटा से डिनोट करते हैं, केल्विन उसकी क्या होती है, यूनिट होती है, ऐसे यूनिट्स केल्विन होती है। अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट यानी कि रोशनी के लिए है, ये सी से डिनोट किया जाता है, कैंडेला उसकी यूनिट होती है लाइट की, ठीक है, कैंडेला। ऐसे ही अमाउंट ऑफ मैटर, कि कितना मैटर है, मैटर, ये केमिस्ट्री वाला टॉपिक आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एन से डिनोट किया जाता है, ये मोल है हमारे पास में, जिसमें एन नंबर ऑफ मोल्स वाला आप एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स वो सब होते हैं। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट आ गया आपका। अब मैं आपको बता दूं कि आपको मेनली कौन से सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। तो ये जो तीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, मास, लेंथ और टाइम, ये तीन आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। ये जो बाकी के नीचे के आपको दिए हुए हैं, जैसे कि ये किस लिए हैं, ये प्री में, मोस्टली प्री में पूछेगा, ठीक है, ये मोस्टली प्री में आएंगे। और ये जो ऊपर वाले हैं, ये क्या करेगा वो, कि प्री में भी दे सकता है, लेकिन प्री में देने की प्रोबेबिलिटी उसकी कम है। इतनी आसान चीज़ को एमसीक्यूज में देने की प्रोबेबिलिटी, पूछेगा कि भैया बताओ मास के लिए डायमेंशन, हमारा प्राइमरी डायमेंशन क्या है, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेगा। तो प्री में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन हाँ मेंस में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। और प्री में तो ये आपके नीचे वाले हैं जो पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, जैसे कि हमारे पास में डायनामिक विस्कोसिटी है। तो डायनामिक विस्कोसिटी का आपका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लो, हमारे पास में रिलेशन, सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछा गया है ना, मैं आपको अब एक चीज़ बताता हूँ। मान लो डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में आपको पूछा गया है कि बताओ इसका
जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। मतलब किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। यूनिट्स आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं तब चेंज नहीं होगा, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, डायनामिक विस्कोसिटी के दुनिया में जितने भी फॉर्मूले हों, एक फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ऐसे सपोज करो इसके n नंबर ऑफ फॉर्मूले, तो जितने भी फॉर्मूले होंगे किसी भी फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लो, हर बार डायनामिक विस्कोसिटी का यही आंसर आएगा, यही डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया। तो मेरे पास एक रिलेशन था, ये यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, ये जो आप देख पा रहे हैं शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब ये क्या है, इधर डी यू अपॉन डी वाई ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, हम सब लोग इसको पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे जो म्यू आप देख पा रहे हैं, ये म्यू आपका क्या है, ये म्यू यही आपका क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी है, ये म्यू आपका डायनामिक विस्कोसिटी है। एंड इसी के बारे में उसने कहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ठीक। ये जो टॉ आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये है शियर स्ट्रेस, ये टॉ यहाँ पे क्या है, ये शियर स्ट्रेस है, ठीक है, ये शियर स्ट्रेस है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने म्यू इक्वल्स टू बाकी सब चीज़ को एक साथ ले जाओ, टॉ इंटू डी वाई अपॉन में डी यू हो जाएगा। ये डी यू क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे कि मैंने बताया वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेंथ होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये यहाँ पे ये आपका वेलोसिटी है, ये आपका ऊपर जो है ये लेंथ है। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला मेरा यहाँ पे ये है। शियर स्ट्रेस बेसिकली कुछ नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस ही होता है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और ये फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे अपने डायमेंशंस जो हैं वो निकाल लेंगे। यहाँ पे एरिया है तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपना स्ट्रेस का मिल जाएगा, वो कोई भी स्ट्रेस हो सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो स्ट्रेस का यहाँ पे मैंने लिख दिया ml-1 t-2, ठीक है। चाहो तो करके दिखाता हूँ। मास का हो जाएगा यहाँ पे m, एक्सेलरेशन का क्या होता है L-t-2 होता है, एरिया का क्या हो जाता है L2। तो ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ml-1 t-2 हो जाएगा। लो स्ट्रेस का आपके पास में आ चुका है और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लिकेशन किया हुआ मैंने लेंथ से, जो ये यहाँ पे dy है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेंथ है ये, तो इंटू L किया है, ऐसे ही अपॉन में वेलोसिटी है। तो जब इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ml-1 t-1 आ जाएगा। ऐसे ही आपका सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन को निकालना है अगर आपको, सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है mt-2। कैसे निकाला गया है, फोर्स अपॉन लेंथ, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। अब हमारे पास में मेथड्स कौन से आ जाते हैं डायमेंशन एनालिसिस के, तो देखो हमारे पास में 2 मेथड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मेथड आपके पास में रेलिंग मेथड, ये एकदम बेसिक और ईजी मेथड है, बेसिक मेथड है, ईजी मेथड है, लेकिन इस मेथड के कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि ये मेथड कुछ n नंबर ऑफ, और वो n कितने होंगे, छोटे से होंगे, लाइक 3 4, मैक्सिमम 4, बल्कि देखा जाए तो मैक्सिमम 3 जब आपके पास में वेरिएबल्स होंगे तभी आप एक डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ही 4 हुए थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ गया, उससे ज़्यादा हुए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी बढ़ गया। तो 3 तक बहुत आराम से आप निकाल सकते हो, 4 होते थोड़ी सा डिफिकल्टी बढ़ जाता है। तो एक तरीके से 3 से 4 तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो कि वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो उस केस में आप बकिंघम पाई मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। किसको यूज़ करेंगे, बकिंघम पाई मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ देखो, हमने जो 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ी थी उसमें एक तरीके से हमने रेलिंग मेथड को ही पढ़ा था। हमने वहाँ पे नाम नहीं जाना था मेथड का, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमने जाने थे वो रेलिंग मेथड था, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट्स वहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक। बकिंघम पाई मेथड एक नया है, वो हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, रेलिंग मेथड को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये कॉन्सेप्ट है, 11th क्लास में भी आया था, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये चीज़ क्या होती है, ये होता है, मान लो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे कि फोर्स इक्वल्स टू, मैंने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है। तो ये डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है, डायमेंशनल होमोजेनिटी ये है कि लेफ्ट साइड में जो भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, जैसे कि यहाँ पे है ml-2, वो इधर राइट साइड में सारी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला के बराबर होगा। ये जो ऊपर वैल्यूज है ना, चलो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे m लिखा है, LT इतना मैंने लिखा है, और मुझे नहीं पता इनके ऊपर क्या वैल्यूज हैं, जैसे कि ये मैंने लिख दिया, टोटल सॉल्व करके मैंने इतना लिखा हुआ है। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी मुझे ये बताएगा कि यहाँ पे जो ऊपर वैल्यूज हैं ये सेम होती हैं लेफ्ट साइड में भी एंड राइट साइड में भी। तो ये डायमेंशनल होमोजेनिटी हमारा है। इस डायमेंशनल होमोजेनिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने दोनों मेथड्स में, जो कि रेलिंग मेथड और बकिंघम पाई मेथड है, दोनों में।
अब रेलिंग मेथड को समझते हैं। तो रेलिंग मेथड के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम 3 से 4 वेरिएबल्स के लिए यूज होता है, वही चीज़ लिखी गई है। डिपेंड्स अपॉन 3 to 4 वेरिएबल्स ओनली। ठीक, किस लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएबल, एक एक्सप्रेशन निकालने के लिए, किसी भी वेरिएबल का एक्सप्रेशन निकालने के लिए, यानी कि फॉर्मूला निकालने के लिए। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला निकालने के लिए यूज होता है। और वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जो 3 से 4 वेरिएबल्स पे ही डिपेंड करता है, यानी कि वो वेरिएबल जिसका फॉर्मूला निकाल रहे हो ना, वो 3 से 4 वेरिएबल्स पे ही डिपेंड करेगा, ये कहने का मतलब यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो, इन केस इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर, मान लो कि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गए? ज्यादा हो गए, तो ये जो मेथड है हमारा, ये डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। तो ये चीज़ है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले स्टेप्स देख लो। तो स्टेप है हमारे पास में लिस्ट ऑल द, सबसे पहला स्टेप लिस्ट ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बाय डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? देख लो, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, बुक में जो चीज़ें लिखी है ना, उनको देख करके कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। एक्चुअली आप थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करोगे तो आप क्वेश्चन सब सॉल्व कर दोगे। देखो, क्वेश्चन में आपको दिया क्या होता है, जैसे कि आप ये यहाँ पे नीचे देखो, ये देखो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन निकालो ड्रैग फोर्स के लिए। ठीक है, स्मूथ सरफेस है, उस पर स्मूथ सरफेस का डायमीटर कितना है? डी। ठीक है, किससे मूव कर रहा है? एक वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि उसने हमें निकालने के लिए क्या कहा? ड्रैग फोर्स निकालने के लिए कहा है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? डायमीटर डी पे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे ही क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिपेंड कौन कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे, जैसे कि वेलोसिटी अभी आया है, डायमीटर अभी आया है। ठीक है, तो ये सब पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा ये जो राइट साइड वाले हैं, ये हो गए इंडिपेंडेंट, यानी कि ये अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये जो है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों है डिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी, डायमीटर, ये सब पे। तो यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि लिस्ट ऑल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस बाय डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब आगे देखो। नेक्स्ट हमारा राइट द फंक्शनल इक्वेशन। हमें क्या करना है? एक फंक्शनल इक्वेशन बनाना है। फंक्शनल इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगा? y इक्वल्स टू एफ। यहाँ पे आपके वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वेलोसिटी, डायमीटर, ये सब चीज़ें हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर आगे देखो, एक्सप्रेस ईच क्वांटिटी ऑन बोथ साइड्स इन टर्म्स ऑफ mlt। हर एक क्वांटिटी, यानी कि x1 सपोज करो आपका वेलोसिटी था, x2 सपोज करो आपका डायमीटर था, ये वेलोसिटी, ये डायमीटर। तो यहाँ पे हर एक क्वांटिटी को हम उसकी डायमेंशन फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही जो y आपका सपोज करो यहाँ पे फोर्स है, तो इस फोर्स को भी आप mlt-2 के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि mlt इन फॉर्म्स में आप लिख देंगे उसको। ठीक है, लेफ्ट में भी, राइट में भी। अब आगे देखो नेक्स्ट, उसके बाद में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा स्टेप है अप्लाई डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल टू सॉल्व सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। फिर हमें क्या करना है? बस डायमेंशनल होमोजेनिटी को अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब उसके बाद मेरे पास में यहाँ ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन रेलिंग मेथड पे है। देखो, जब आपको मेंस में क्वेश्चन आएगा ना, मैं आपको बताता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, ये डायमेंशनल एनालिसिस जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके आएंगे, वो 2 क्वेश्चन आएंगे। वो 2 क्वेश्चन कौन से होंगे? वो एक होगा आपका रेलिंग मेथड के ऊपर, और दूसरा होगा आपका बकिंगम पाई मेथड के ऊपर। तो वो क्लियरली आपको कहेगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है, देखो, एक एक्सप्रेशन निकालना है ड्रैग फोर्स के लिए। एक स्मूथ सरफेस है, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स निकालना है। सरफेस का डायमीटर डी है, एक वेलोसिटी से चल रहा है v, फ्लूइड है यहाँ पे डेंसिटी रो का, डायनेमिक विस्कोसिटी है उसका म्यू, रेलिंग मेथड को यूज करना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप लोगों ने अगर मान लिया कुछ नहीं आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो? सिर्फ फॉर्मूले में देखो, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या देखना है, क्या क्या चीज़ उसने दे रखी है। जैसे कि पहले उसने क्या कहा था, देखो यहाँ पे क्या कहा था उसने। सबसे पहले उसने कहा ड्रैग फोर्स, तो उसने कहा यहाँ पे फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? जितनी चीज़ें हैं ना राइट साइड में सब लिख दो यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहला आया डायमीटर, तो घबराना नहीं है, आराम से बस जो जो चीज़ें दी हैं बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। डायमीटर, फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे वेलोसिटी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है यहाँ पे डेंसिटी, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी, ये रहा डायनामिक विस्कोसिटी। फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, बस ये 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन कैसा सॉल्व हो जाएगा, एक जो
पहला स्टेप तो मैंने यहाँ पे देख लिया, मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सारे के सारे लिख दिए हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी के। तो यहाँ पे अब अगर मैं एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो F इक्वल्स टू क्या है, फंक्शन है किसका भैया, डी डायमीटर का, वेलोसिटी v, डेंसिटी किससे करेंगे, डिनोट रो से, और डायनामिक विस्कोसिटी म्यू से। सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, ये देखो सब चीज़ें दे रखी हैं, वेरिएबल सारे के सारे दे रखे हैं, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो मैंने दूसरा स्टेप भी यहाँ पे कर दिया, लो ठीक है, देखो यहाँ पे दूसरा स्टेप यही तो था, राइट द फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है, मैंने कर दिया। अब थर्ड स्टेप मेरा यहाँ पे क्या है, थर्ड स्टेप है यहाँ पे मेरा कि मुझे सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर देना है, इन टर्म्स ऑफ किसके लिख देना है, एम एल टी के टर्म्स में मुझे यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे अब दोनों को लिखो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो थर्ड स्टेप यहाँ पे होगा, ये मेरा स्टेप है सारे के सारे, यहाँ पे स्टेप 1 है, यहाँ पे मेरा स्टेप 2 है, यहाँ पे मेरा ये स्टेप 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसके लिए एम एल टी माइनस 2, ठीक है, -2। चलो अब ये राइट साइड में यहाँ पे कितना है, ये आप देख रहे हैं डायमीटर, तो डायमीटर के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एल हो जाएगा, इसके लिए मुझे भी कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, हर एक की मैं ए बी सी ऐसे ऊपर ना पावर डिनोट करता चला जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने ए लिखा है। नेक्स्ट क्या है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है, इसको मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या है आपका रो है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले तो आपको पता होने चाहिए। तो मास आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे m, वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे L3, तो ये हो जाएगा आपका ml-3, इसको मैं यहाँ पे c से डिनोट कर देता हूँ। अब आ जाता है डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी जस्ट मैंने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया था, देख लो क्या था, ये रहा आप लोगों के सामने ml-1 t-1। तो ये यहाँ पे लिख दो ml-1 t-1, ये मेरा यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी आ चुका है, इसकी पावर यहाँ पे हो गई है d। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब इस पहले इसको सारे को सॉल्व कर लो, यानी कि m को एक साथ लेके आओ, l को एक साथ लेके आओ, t को एक साथ लेके आओ। तो ये इधर जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये है मेरा ml-t-2 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, m की पावर यहाँ पे c है, यहाँ पे कितनी है d है, तो m की पावर c प्लस d। अब यहाँ पे l पे आ जाओ, तो l की पावर कितनी है, पहले यहाँ पे a है, फिर यहाँ पे कितनी है b, फिर यहाँ पे -3c हो जाएगा, फिर यहाँ पे -d हो जाएगा। तो a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी, लो एक ही हो गया। अब t पे आ जाओ, तो यहाँ पे तो t है नहीं, तो यहाँ पे है t, तो t की कितनी हो जाएगी, सबसे पहले -b, यहाँ पे नहीं है t, तो यहाँ पे है t, तो t की यहाँ पे हो जाएगी -d। लो जी, अब ये हो चुका है इतना सॉल्व। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टेप 4। स्टेप 4 क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करूँगा, डायमेंशनल होमोजेनिटी को मैं अप्लाई कर दूंगा। तो अप्लाई डायमेंशनल होमोजेनिटी, डायमेंशनल होमोजेनिटी का एग्जांपल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पावर जो होती हैं वो सेम होती हैं लेफ्ट में और राइट में। तो यहाँ पे डायमेंशनल होमोजेनिटी अप्लाई कर लेते हैं। तो m की पावर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहला इक्वेशन मैं यहाँ पे बनाऊंगा c प्लस डी। चलो सिर्फ m को कंपेयर कर लेते हैं पहले। तो m की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, m की पावर c प्लस डी है। तो एक इक्वेशन मेरा यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है कि c प्लस डी इक्वल्स टू 1। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर a मान लिया, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, या इसको 1 कर लेते हैं, ऊपर a कर लेते हैं, ये इजी रहेगा। चलो, तो पहला इक्वेशन मेरा बन चुका है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन मैं करता हूँ। तो नेक्स्ट इक्वेशन मेरी l वाली होगी। तो ऐसे यहाँ पे सेम l की पावर 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, l की पावर a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन मेरी दूसरी है, b इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी इक्वल्स टू 1। ये मेरी यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन मेरी यहाँ पे क्या होगी, देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, t को कंपेयर कर लेता हूँ। तो t की पावर यहाँ पे कितना है, t की पावर यहाँ पे है -2, वो हो जाएगा माइनस बी और डी के बराबर। तो t की पावर -2 इक्वल्स टू t की पावर -b माइनस डी, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा c। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -b माइनस डी इक्वल्स टू -2, ये आपकी इक्वेशन नंबर है 3। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इनको सॉल्व करते हैं। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 and 3 we have
अब ये कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल एकदम बेसिक है, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशंस में सबसे पहले जैसे सी प्लस डी इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे माइनस बी माइनस डी इक्वल्स टू -2 है। तो एक तो मेरे पास इक्वेशन आ जाती है सी प्लस डी इक्वल्स टू 1, एक मेरे पास में इक्वेशन आ जा रही है बी प्लस डी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे डी को रिप्लेस कर देता हूँ, तो मुझे उससे क्या होगा, बी और सी में एक रिलेशन मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे नीचे देखो a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी इक्वल्स टू 1, एक रिलेशन ये बन रहा है यहाँ पे। तो इसमें जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो d इक्वल्स टू 1 माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, तो b प्लस 1 माइनस सी इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास में b माइनस सी इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन मेरा ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं। अब देखो एक चीज़ कर लेते हैं, वो क्या होगा, आप यहाँ पे जब सॉल्व करके आप कोशिश करोगे ना तो आपको दिख रहा है, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि कोई ना कोई एक वेरिएबल का वैल्यू मैं नहीं निकाल पाऊँगा। देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि सी अगर मेरा यहाँ पे है, चलो सी को देख लो, तो सी अगर मेरा यहाँ पे तो 1 माइनस डी है। क्या कर लेते हैं, देखो इसके लिए मैं एक आपको हिंट देता हूँ और ये बहुत काम आएगा, इसको नोट करके रखना। हम ना जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब वेरिएबल्स को, जैसे यहाँ पे इक्वेशन बना हुआ है ना सी प्लस डी, वैसे यहाँ पे बना हुआ है बी प्लस डी, तो हर एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकाल लो। जैसे कि सी प्लस डी इक्वल्स टू 1 है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे सी इक्वल्स टू 1 माइनस डी कर देता हूँ। ऐसे ही मेरे पास में b प्लस डी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ उसको b इक्वल्स टू 2 माइनस डी कर देता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा मैं बताता हूँ, उससे मुझे क्या मिल जाएगा बेनिफिट। उससे मेरे पास में एक तरीके से ये समझो कि b इक्वल्स टू, जैसे मैंने किया c माइनस, सॉरी गलत लिख दिया, b इक्वल्स टू 2 माइनस डी। तो मुझे यहाँ पे एक तरीके से ये समझ लो कि b की वैल्यू मिल चुकी है, तो मेरा एक वेरिएबल आ गया। दूसरा ऐसे c माइनस डी, सॉरी c इक्वल्स टू 1 माइनस डी, एक मेरे पास में एक ये वेरिएबल आ गया। तो दो वेरिएबल्स मेरे पास में आ चुके हैं। अब थर्ड वेरिएबल मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे करना है ए फाइंड आउट करना है मुझे, ठीक है। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे मैंने d के ही टर्म्स में क्यों लिया, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में देखो d ही तो कॉमन है, तो यहाँ पे d के टर्म्स में ला सकता था मैं, तो इसलिए मैंने d के टर्म्स में ले लिया। अब यहाँ पे नीचे वाला जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी, चलो यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है a प्लस, अब b का वैल्यू मेरे पास अभी कितना है 2 माइनस डी आया है, ठीक है, ये हो चुका है। अब -3, अब ये c मेरे पास में कितना है, यहाँ पे 1 माइनस डी है, माइनस डी इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस डी माइनस 3 प्लस 3d माइनस डी इक्वल्स टू 1। अब ये आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है a। अब यहाँ पे d को काउंट कर लो तो माइनस डी प्लस 3d माइनस डी, तो ये हो जाएगा टोटल सॉल्व करके प्लस डी, ठीक है। अब ये है यहाँ पे 2 माइनस 3, ये कितना हो गया -1, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लो तो a इक्वल्स टू 2 माइनस डी, एक मेरे पास में ये आ गया। तो एक तरीके से ये देखो कि मुझे a मिल गया, मुझे यहाँ पे ये आप लोग के सामने मुझे b भी मिल गया है और मुझे c भी मिल गया है। ये जो मैंने अभी ऊपर किया था इसको जरा हटा दो और इजी कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अब इशू आता है d के साथ में कि भैया ये d की वैल्यू अगर मुझे मिल गई ना, अब देखो क्लियर है एकदम, जैसे ही मुझे d की वैल्यू मिली मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग देखो भैया नहीं निकाल पाओगे d का वैल्यू, क्योंकि फंस चुका है इस तरीके से इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ तक ही छोड़ते हैं, रेले के मेथड में इसको यहाँ तक छोड़ो और मैं इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। और आपको भी हर जगह यही करना है, जितने क्वेश्चन आएंगे हर एक वेरिएबल को, जैसे ए बी सी है एक्सपोनेंट्स हैं, उनको किसी एक के टर्म में लेके आना, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अब वैल्यूज को पुट करो। वैल्यूज को कहाँ पुट करना है ये देख लो, ये जो हमारे पास में यहाँ ये था इक्वेशन, या फिर इस इक्वेशन को ले लो, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो f इक्वल्स टू, तो f इक्वल्स टू फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, पहले मेरे पास में d था,
फिर मेरे पास में क्या था यहाँ पे v, फिर रो, फिर म्यू था, d v रो म्यू, ये चारों थे। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हाँ यही थे, ठीक है, यही सीरीज था। तो अब यहाँ पे पावर क्या थी मेरे पास में, a थी, b c d। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हो ये रहा है कि ये आपने d की टर्म्स में ले लिया, ये d की टर्म्स में कर दिया, ये भी d के टर्म्स में कर दिया, और ये ऑलरेडी d है। तो ये मेरा क्वेश्चन अब क्या है, सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो अब, तो f इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शन, तो यहाँ पे d की पावर कितनी है, कैपिटल D की बात कर रहा हूँ डायमीटर की, तो ये है मेरे पास में यहाँ पे 2 माइनस डी। ऐसी वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो है b, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है ऊपर, 2 माइनस डी है वो भी, तो इसके लिए भी लिखो यहाँ पे 2 माइनस डी। ऐसे यहाँ पे जो मेरा रो है उसके लिए क्या है, c पावर है, तो c का वैल्यू कितना है 1 माइनस डी, तो यहाँ पे लिखो 1 माइनस डी। लो ये 1 माइनस डी हो गया। ऐसे म्यू क्या है यहाँ पे, d है सिर्फ। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो f इक्वल्स टू फंक्शन d जो है स्क्वायर है ऊपर, तो ये माइनस डी है, तो यहाँ पे d की पावर कितनी आ जाती है, माइनस डी आ जाती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे v स्क्वायर है ऊपर, तो यहाँ पे v की पावर माइनस डी आ जाएगी नीचे। ऐसे यहाँ पे रो की पावर नीचे कितनी आ जाएगी, d आ जाएगी, सॉरी ये माइनस यहाँ से हटा दो क्योंकि नीचे तो आ चुका है वो, तो नीचे से हटा दो, v की पावर d सिर्फ, हाँ। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है म्यू की पावर d। अब मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, मुझे बेनिफिट ये मिलेगा कि जब पावर सेम होती है तो वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का क्या आप लोग देख पा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फंक्शन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है कि एक सेकंड, हाँ, तो फोर्स जो है मेरा वो है फंक्शन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में डी स्क्वायर वी स्क्वायर रो, एंड यहाँ पे आ जाता है आपके पास में नेक्स्ट आपका म्यू की पावर डी अपॉन में रो की पावर डी, v की पावर d और d की पावर d। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो देखो, अब इसको और क्लियरली थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे म्यू अपॉन में रो v d की पावर d। लो जी ये हो चुका है। अब ये जो फंक्शन है क्या होता है कि इस फंक्शन को हम किसी और एक टर्म से रिप्लेस कर देते हैं, और वो होता है f, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू फाई। यहाँ पे हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर वी स्क्वायर रो, एंड यहाँ पे हो जाता है आगे म्यू अपॉन रो वी डी, ये है की पावर डी। अब हमको क्या करना है, और यहाँ पे देखो कौन सी ऐसी वेरिएबल्स है, कौन सा ऐसा टर्म है जो क्लियरली डिफाइन हो चुका है। तो क्लियरली डिफाइन कौन सा हो चुका है, ये डिफाइन हो चुका है क्लियरली। कौन सा रह गया है, रह गया है ये वाला। क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ पे डी की पावर, जो डी पावर है उसका वैल्यू अभी तक डिटरमाइन नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, अब देखो, तो यानी कि एक तरीके से ये अभी वेरिएबल वाला पार्ट है। तो मेरा जो यहाँ पे अब कंप्लीट आंसर आएगा वो देख लो कैसा आएगा। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली इसका हो जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन जो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है ना, ये उसका हो जाएगा जो एक तरीके से वेरिएबल वाला पार्ट है। तो आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है f इक्वल्स टू, इसको रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे हो गया है फाई, यहाँ पे आपका हो गया है म्यू अपॉन रो वी डी, एंड यहाँ पे आपकी पावर हो गई है डी। तो लो जी ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हम क्या करते हैं कि d जो आपका यहाँ पे जो एक्सपोनेंट d है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि उसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं हुआ है लेकिन रिलेशन आपका आ चुका है, तो आंसर में आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब यानी कि ये जो है ऐसे बन चुका है, रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये जो फंक्शन यहाँ पे आ चुका है अब खत्म सब चीज़। तो यहाँ पे फंक्शन अभी भी रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा म्यू अपॉन रो वी डी। ये आपका आंसर है। पावर डी जो है वो हटा दी मैंने, ठीक है, ये है, ये आंसर है। तो दोनों ही आपके आंसर करेक्ट है, ये जिसमें पावर डी मैंने लिखा है वो भी, और जिसमें पावर डी मैंने नहीं लिखा है वो भी, ठीक है। तो ये है। एक ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, वो आपको होमवर्क होगा, नीचे इसमें लिखा हुआ है, ठीक। ये जो पीडीएफ आपको मिलेगा इसमें नीचे लिखा होगा। अब हम नेक्स्ट अपना करते हैं बकिंघम पाई मेथड, ठीक है।